नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। और कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में जो भी स्टेट कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कांस्टेबल एग्ज़ाम हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम हैं, उनके प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर और जो करंट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको मर्ज करके हम कांस्टेबल के लिए एक कंप्लीट प्रैक्टिस बैच आपके लिए चला रहे हैं, जुनून बैच। और जिसमें आज के दिन मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो रोज़ की तरह एक मोटिवेशनल कोट से कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसले की ज़रूरत होती है। तो मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्त, मेहनत करना ही आपके हाथ में है, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं। हाँ, तो रिज़ल्ट कैसे बेहतर होगा वो एक सीधा सा बात है कि रिज़ल्ट बेहतर तभी होगा जब आपका कार्य अच्छा होगा, और जब कार्य अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छा आएगा। राइट, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं आज। पहला सवाल देखिएगा, अच्छा सवाल है, आपको इस तरह का सवाल कम देखने को मिलता होगा। पहला क्वेश्चन है कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा करता है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा करता है और 160 एक सिपाही किसी चोर का पीछा करता है तथा चोर से 160 मीटर पीछे है। ध्यान दीजिएगा, 160 मीटर पीछे। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5 संबंधी 4 है तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। यहाँ पे आपको स्पीड का रेशियो दे रहे हैं, जो पुलिस है वो और जो चोर है वो, जो चोर है उसकी चाल का अनुपात 5 संबंधी 4 है। किसका अनुपात? चालों का अनुपात। चालों का अनुपात 5 संबंधी 4 है। जब चालों का अनुपात 5 संबंधी 4 है तो दूरी का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, दूरी का अनुपात क्या होगा? वही होगा 5 संबंधी 4 ही, क्योंकि क्या होता है देखो, चाल प्रोपोर्शनल होती है। चाल बराबर, आपको फार्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका मतलब ये होता है कि चाल प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। चाल जितनी अधिक होगी आप उतनी अधिक दूरी जाएंगे, और ये एक बट इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है समय के। तो अब आप देखो, कह रहे हैं कि पुलिस और चोर के बीच दूरी का जो अनुपात है वो 5 संबंधी 4 का है और अंतर दोनों के बीच कितना है? 1 का। तो एक अंतर बराबर दे रहा है 160 मीटर, दे रहे हैं ना। कह रहा है कि जब तक पुलिस 5 दौड़ रही है तब तक चोर 4 दौड़ रहा है। तो एक भाग बराबर 160 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 बराबर हो जाएगा 16 चौका 64, 640 मीटर। यानी चोर पकड़े जाने तक 4 दूरी भाग चुका होगा। 4 दूरी भाग चुका होगा, इसका मतलब 640 मीटर तक भाग चुका होगा। सिंपल सवाल है, क्लियर है ना बात? यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहे हैं कि एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 11 किमी दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या, कोई भी गाड़ी का पहिया जो है वो एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो कितनी दूरी चलता है? अपनी परिधि के बराबर दूरी चलता है, अपने सरकमफरेंस के बराबर दूरी चलता है। तो एक चक्कर में कितनी दूरी जाएगा ये आप पहले निकाल लीजिए। एक चक्कर में चली गई दूरी यानी 2πr। ठीक, इस 2πr का क्या मतलब हो गया? ध्यान देना, 2 गुणित 22/7 और r कितना होगा? 0.25 मीटर। राइट ना। इसका मतलब ये हो गया दोस्त कि अब आप देखो, ये 2 से गुणा करोगे तो 11/7 मीटर। 11/7 मीटर कितना मीटर? 11/7 मीटर एक चक्कर में जा रहा है। तो कह रहा है कि 11 किलोमीटर जाने में कितनी दूरी चलेगा। तो कितनी दूरी चलेगा, कितना चक्कर करेगा? तो चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी। 11 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 11,000 मीटर बटा एक चक्कर में चली गई दूरी 11/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, गुणित 7। तो यानी सीधा सीधा हो गया कि ये आपको 1000 बार कट गया और बराबर हो गया 7000।
7000 चक्कर चलेगा। फिर से समझ लो बात को, कह रहे हैं कि एक गाड़ी का पहिया जिसकी त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किमी की दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, 2πr चलेगा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो गई, 11/7 मीटर। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, 11/7 मीटर। अब 1000 हर चक्कर में 11/7 11/7 11/7 जाएगी, तो 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर में कितना मीटर, 11,000 मीटर जाने में कितना चक्कर लगाएगा। तो कुल चक्करों की संख्या बराबर दूरी 11,000 मीटर बटे एक चक्कर में चलेगी दूरी 11/7, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 × 7 यानी 7000 चक्कर चलेगा। ठीक है, ये यहां पे ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत टाइप है, ये 1000 नहीं है, ये 7000 है। देख लीजिएगा आप, और ये लॉक कर लीजिए, एकदम 7000 चक्कर आएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अगला ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों के व्यासों का योग, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत है यहां पे, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूं। व्यास, दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 है तथा इसकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। छोटे वृत्त का क्षेत्र कितना है। ठीक है, छोटे वृत्त का क्षेत्र कितना है। अब आप बात समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि दोनों परिधियों का अंतर कितना है, 22 मीटर। यानी अगर हम मान लें कि दो वृत्त हैं, तो एक की त्रिज्या r1 और दूसरे की त्रिज्या r2। बड़े वृत्त की त्रिज्या r1 और छोटे वृत्त की त्रिज्या r2। तो पहले की परिधि 2πr1 माइनस छोटे की परिधि 2πr2 और ये बराबर है 22। 2π कॉमन ले लेंगे, 2 × पाई मतलब r1 माइनस r2 बराबर 22। या यूं कह सकते हैं कि 2 × 22/7 बराबर माइनस r1 माइनस r2 बराबर 22। ये कट जाएगा 22 से, तो r1 माइनस r2 क्या निकल के आएगा, 7/2। ये नंबर 1 है। ठीक है, दूसरा क्या मामला है कि अब देखो, कह रहा है इनके व्यासों का योग। व्यासों का योग मतलब d1 डायमीटर d1 प्लस d2 बराबर 35। अब इसको अगर हम 2 से भाग दे दें तो d1/2 प्लस d2/2 इज इक्वल टू 35/2। या ये लिख सकते हैं कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। r1 प्लस r2 बराबर 35/2। ये 2 नंबर हो गया। अब आप यही कर लो कि r1 प्लस r2 बराबर 35/2। ये 2 नंबर। अब r2 का वैल्यू निकालो, क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरी है, क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास त्रिज्या होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, r1 खत्म हो गया, -2r2 इज इक्वल टू हो गया -35 में से 7 जाएगा तो -28/2 यानी -14। या r2 कितना हो गया, 7। और जब r2 7 हो गया दोस्त, तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे छोटे वृत्त का, तो πr2², इसका मतलब है ये आ जाएगा 154। जब त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा 154 वर्ग मीटर। क्लियर है, बात को फिर से समझो। थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, थोड़ा सा डिफरेंट, जो ट्रेंड में है उससे थोड़ा सा अलग। दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 है। अगर d1 प्लस d2 35 है तो 2 से भाग दीजिए, r1 प्लस r2 35/2 हो जाएगा।
ठीक। दूसरा कह रहा है इनकी परिधियों का अंतर 22 है, तो 2πr1 माइनस 2πr2 इज इक्वल टू 22 या r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 7/2। 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, आपको r2 की वैल्यू 7 मिल जाएगी, और जब त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 154 आना स्वाभाविक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, सिंपल सवाल है, थोड़ा सा क्वेश्चन को धैर्य से पढ़ने की जरूरत है। बहुत ही शानदार सवालों का आज कलेक्शन किया गया है। 22,500 की रकम पर 4 वर्ष के अंत में उपार्जित साधारण ब्याज 10,800 रुपए है। इसी राशि पर इसी दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना उपार्जित होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिए दोस्त, क्या मामला है, कैसे है। देखिएगा, साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। 4 वर्षों में कितना मिला है साधारण ब्याज? 10,800। 10,800 रुपए का साधारण ब्याज 4 वर्षों में प्राप्त किया गया है। यही मामला है। तो 1 वर्ष का हम साधारण ब्याज निकाल लें। 1 वर्ष का हम साधारण ब्याज निकाल लें। ठीक, तो 10,800, तो 1 साल का साधारण ब्याज 10,800 बटा 4, यह आ जाएगा आपको 2,700। 1 साल का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का। तकलीफ है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखिए, 2,14,908 संभव ही नहीं है, गलत। 5,724 कंसिडरेबल है। 26,234 मूलधन, ब्याज इतना नहीं हो जाएगा कि मूलधन से ज्यादा हो जाए। 8,568 ये भी हो सकता है, लेकिन अगर 1 साल का ब्याज चलिए इसको देख ही लेते हैं, सॉल्व ही कर लेते हैं ना, इसको हिट एंड ट्रायल से नहीं ट्राई करते हैं, सॉल्व ही कर लेते हैं। 1 साल का ब्याज अगर 2,700 है, कितने मूलधन पर? 22,500 पर, तो ब्याज की दर, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी बेटा? ब्याज की दर हो जाएगी 2,700 बटा 10,800 गुणित 100। 0000 से खत्म हो गया, और ठीक है, 0000 से खत्म हो जाएगा। सॉरी, ब्याज की दर 2,700 बटा 25,000, एक मिनट वेट, गड़बड़ हो गया। ब्याज की दर 2,700 बटा मूलधन होगा ना, 2,500, 22,500, 0000 से खत्म। 25 9 225, 25 चौका 100, 9 3 27, 3 चौके 12। ब्याज की दर कितनी आ गई दोस्त? 12%। कितनी आ गई? 12%। अब जब ब्याज की दर 12% आ गई, तो अब आप समझो कि 22,500 इसका 12%, फिर जितना आएगा उसका 12%, तो 12 पंजे 60, ये कितना आ जाएगा? ये तो ऑब्वियस ही बात है 2,700 आ जाएगा। और फिर इसका कितना हो जाएगा? 12 7 84 की 4 हासिल 8, 12 दूनी 24 और 24 8 32। और 2 साल का मामला है तो 2 से गुणा कर दोगे, और 1 साल का यहां से गुणा कर दोगे, तो 27 दूनी 5400 और प्लस 324 बराबर हो जाएगा 54 3 5724। ये आपका मूलधन है, सॉरी ये आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। बस इतना सा सवाल है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ना? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखा जाए। देखिए एक ऑप्शन छूट गया इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब छूट गया तो दिक्कत नहीं। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो? 2 बार इसको 50-50% निकालना पड़े। पहले 50 से 50 x प्लस वाई
x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, 50 गुणित 50 बटा 100 बराबर 125%। फिर एक बार ले लो 125 प्लस 50 और प्लस 125 गुणित 50 बटा 100, 25 दूनी 50 और ये हो गया 175 प्लस 62.5। जोड़ लेंगे आप तो 0.5, 5 दूनी 7, 5 और 2 7, 7 6 13 1, 237.5% की वृद्धि होगी अगर किसी भी घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाएगी। आयतन 3D है ना, तो 3 बार, एक बार 50-50 से कितनी वृद्धि हुई, फिर एक जो वृद्धि आएगी वो फिर 125 से 50 के साथ क्या होगी। बात समझ में आ रही है? 2 बार x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लगा लोगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन, ध्यान देना जरा सा, सिंपल सा सवाल है। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 1 मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है और विपरीत दिशा से चल रही उसी लंबाई की एक अन्य ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर लेती है। दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? बहुत सिंपल बात, पहले ट्रेन की चाल मान लो S1 है, पहले ट्रेन की चाल S1 है तो S1 बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय 150 और किसी मील के पत्थर को पार करती है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड। समझो बात को, इतना तो पता है भाई, इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग, 25-26 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके, चैप्टर वाइज कंटेंट पढ़ चुके, तो पता है कि अगर किसी मील के पत्थर को, खंभे को, पोल को, सिग्नल को कोई ट्रेन पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटा समय 150, दूरी अपनी लंबाई और प्लस जो समय लगा 15 सेकंड बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। ये पहले ट्रेन की चाल। कह रहे विपरीत दिशा में चल रहे उसी लंबाई की, ध्यान देना, उसी लंबाई की एक अन्य ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर लेती है, दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? अब समझो बात को, समझो बात को कि उसके विपरीत दिशा में एक ट्रेन आ रही है, उसके विपरीत दिशा में एक ट्रेन आ रही है, उसको वो 12 सेकंड में पार कर जाती है। जब कोई ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को पार करती है तो उनके द्वारा चली गई दूरी उनकी लंबाइयों में के योग के बराबर होती है। यहां सीधा सीधा मामला रखो, दूरी बराबर चाल गुणित समय। 150 मीटर लंबी ट्रेन ये भी है और जो जिसको पार कर रही है वो भी 150 की है, यानी दूरी कुल कितनी हो गई? 300। चाल क्या है? चाल जब विपरीत दिशाओं में गतिमान है तो मान लो जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी चाल S2 है, मान लो S2 है, तो चाल क्या हो जाएगी? 10 प्लस S2 अगुणित समय 12 सेकंड। 12 से इसको काटोगे आप 25 बार कटेगा, 25 माइनस 10 बराबर 15 और ये बराबर हो गया S2। यानी आप कह सकते हैं कि S2 जो दूसरे ट्रेन की चाल है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है। यानी अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 करेंगे आप, और 5 तिहाई 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे, आसान सवाल है, एकदम सिंपल। बात समझ आ रही ना? कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। बहुत शानदार प्रैक्टिस सेशन बैच चल रहा है कांस्टेबल का, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए हमको, यही हमारी गुरु दक्षिणा है और यही हमारे मेहनत का आपसे मेहनताना है। यही हमारा आपसे जो भी आप गुरु दक्षिणा समझिए, जो भी समझिए, वो यही है कि आप अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि 16,000 रुपए का 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो? त्रैमासिक संयोजित है। त्रैमासिक संयोजित होने का मतलब देखो बच्चा होता क्या है, बात को समझने की कोशिश करो। यह 20% वार्षिक है दर और हमको लेना है त्रैमासिक,
तो एक साल में कै ठो त्रैमासिक? 4 ठो। तो दर कितना हो जाएगा? दर हो जाएगा आपका, दर कितना हो जाएगा? दर हो जाएगा 20 बटा, दर हो जाएगा 20 बटा 4 यानी कि 5%, 5% त्रैमासिक ना। अब कुछ नहीं करना है, 9 माह में, ये दर की मैं बात कर रहा हूं दोस्त, ये दर की बात कर रहा हूं, रेट की बात कर रहा हूं, ये दर बराबर ना। तो टर्म, समय या टर्म, टर्म कितना होगा? 9, 3 महीने का कै ठो टर्म होगा? 9 महीने में 3 टर्म होगा। होगा। अब देखो क्या होगा कि 16,000 रुपया अगर है, 16,000 रुपया है, 5% निकालना है आपको 3 बार का। 5% कितना हो गया? 16 25 80, 800। फिर इसका 5% आप निकालेंगे 40, फिर इसका 5% निकालेंगे तो 200, ये 2 हो जाएगा। और आप 3 3 1 से गुणा कर लीजिए। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज जिस तरीके से मैं लगा रहा हूं ना, अगर इस बात में आपको दिक्कत है कि गुरु कहां से 2 1 से 2 साल का था गुणा कर दिए, कहां से 3 बार का है तो 3 3 1 से गुणा कर रहे हैं, इसके लिए अगर आपको दिक्कत हो रही थी, ये सुपर ट्रिक है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। चैप्टर वाइज कंटेंट में हमारे चले जाइए आप, वहां से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो 8 तरीके 2400 प्लस 4 3 12 120 और प्लस 2, यानी हो जाएगा ये 2522, 2522। यही आपका आंसर है। यही चक्रवृद्धि ब्याज है जो कि पूछ रहा है आपसे। फिर से समझ लो, दर वार्षिक दिया है और त्रैमासिक संयोजित करता है, इसका मतलब है कि दर कितनी हो जाएगी? एक साल में 3 त्रैमासिक, हर 3 3 महीने का 4 स्लॉट आएगा, तो 4 स्लॉट आएगा तो एक स्लॉट में कितना रेट लगेगा? 5%। बात थोड़ा सा समझो, जैसे आपने सपोज करो 100 रुपया किसी से उधार लिया 20% की दर पर, तो एक साल बाद ना 20 रुपया लौटाएंगे, 20 रुपया ब्याज देंगे। लेकिन अगर तीसरे ही महीने आपके पैसे का जुगाड़ हो गया और आपने पैसा जब देने गए जिससे आपने पैसा उधार लिया था, तो क्या 20 रुपया ब्याज देंगे? क्या नहीं, 3 महीने के लिए पैसा रखा था तो 5 रुपया ब्याज दे देंगे, है ना। वही बात है, उसी बात को समझाया गया। आगे देखिएगा, एक दुकानदार 20 किताबें बेची और 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ध्यान दीजिएगा, सवाल को थोड़ा सा लार्ज कर दूं मैं आपके लिए। एक दुकानदार ने 20 किताबें बेची और 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यदि वह कुल 900 रुपए की किताबें खरीदा हो तो वह कितने रुपए में बेचा होगा? देखो, इसका लाभ प्रतिशत पहले निकाल लो कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, कि 20 किताब बेच के अगर 5 किताब पे वो क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है तो 5 बटा 20 गुणित 100 यानी 25%। ये क्या है? लाभ प्रतिशत है। ये बराबर है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट परसेंट है। अब 900 रुपए की किताब खरीदा है और 25% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 900 गुणित 125, ध्यान दीजिएगा, 900 गुणित 125 बटा 100, ठीक। तो 900 का 125% 900 और 225 1125, कितना आ गया? 1125, ठीक है। 1125 रुपए में बेचेगा अगर वो 900 की किताब खरीदा। अब बात समझो क्यों हो रहा है ऐसा। 20 किताब खरीदा, 5 किताबों के क्रय मूल्य, 20 किताब बेच के 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 5 बटा 20 गुणित 100 यानी 25%। और 900 की किताब खरीद के लाया, 25% लाभ पर बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा? 900 का 25% यानी 225, या 900 का 125% निकालेंगे तो 1125 रुपए में बेचेगा, तभी उसको 25% लाभ मिल पाएगा। बात क्लियर? अगला क्वेश्चन, 25 सदस्यों की एक जूरी की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि 35 के एक सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया और उसकी जगह पर 25 की आयु का कोई नया सदस्य वहां आ जाए
25 उसकी जगह पे 5 सदस्यों की एक जूरी ने की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि 35 की का सदस्य उसमें से त्यागपत्र दे दे और 25 की आयु का एक अन्य सदस्य वहां आ जाए तो नए जूरी की औसत आयु कितनी है? सिंपल सा सवाल, समझने की कोशिश। भैया 5 तो मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर है, औसत कितना है? 40। एक इसमें से जा रहा है 35 का, 35 की आयु का एक व्यक्ति, एक मेंबर इस्तीफा दे देता है, त्यागपत्र दे देता है, रिजाइन कर देता है। तो अगर 35 का एक सदस्य उसमें से रिजाइन करता है और नया सदस्य भी 35 का आ जाए तो औसत पे कोई फर्क पड़ना है? नहीं पड़ना। लेकिन क्या हुआ, नया जो मेंबर आया, जो नया मेंबर आया वो क्या किया? वो 25 का था, यानी औसत 35 के बजाय 25 का आदमी आ गया, यानी योग में कितना कम हो गया? 10 वर्ष। और जब योग में 10 वर्ष कम हुआ, मेंबर 5 हैं, तो औसत में कितना कम हो जाएगा? 10/5 यानी 2 कम हो जाएगा। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 38। ये आपका आंसर होगा। बात को समझने की कोशिश करिए मित्र। 5 सदस्यों की एक जूरी की औसत 40 है। यदि उसमें से 35 का सदस्य उसमें से त्यागपत्र दे दे और 25 की आयु का एक नया सदस्य वहां आ जाए तो नए जूरी की औसत आयु क्या होगी? यही है सवाल। तो भैया 35 का आदमी निकला और 35 का ही आदमी आ जाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो क्लियर हो। लेकिन आदमी जो नया ज्वाइन किया, जो नया मेंबर ज्वाइन किया, वो कितने का था? 25 का था, यानी जो गया उससे 10 साल कम का था, यानी औसत बराबर योग बटा संख्या में 10 साल कम हो जाएगा। और योग में अगर 10 साल कम होगा, 5 सदस्य हैं, तो औसत में कितना कम होगा? 10/5 यानी 2 साल कम हो जाएगा। तो 24 से औसत घट के -2 करके 38 हो जाएगा। इतनी बात में कोई तकलीफ है, कोई दुख, समस्या, परेशानी? क्लियर है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इस समय अशोक की आयु और प्रदीप की आयु का अनुपात 4/3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 होगी। इस समय प्रदीप की आयु क्या है? बड़ा सिंपल सवाल है यार। अशोक है और प्रदीप है, इनका 4/3 का अनुपात है और कह रहे हैं कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु कितनी होगी? तो अशोक कितने का होगा? 26 का होगा। 6 वर्ष बाद 26 का होगा तो वर्तमान में अशोक कितना होगा? 20 होगा। 20 होगा, यानी 4 बराबर अगर 20 है तो 3 बराबर 15 होगा। 3 बराबर 15, प्रदीप की वर्तमान आयु 15 साल। क्लियर है? सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इसको आप कह सकते हैं कि बहुत आसान सवाल, लेकिन आसान है इसका मतलब इग्नोर नहीं करना। सिंपल है इसलिए इग्नोर नहीं करना। ट्रेंड में है क्वेश्चन, एग्जाम में आते हैं सवाल ऐसे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं, देख लीजिए एक बार फिर से। इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु के अनुपात 4/3 है। इस समय वर्तमान में 6 वर्ष बाद अशोक की आयु कितनी होगी? 6 वर्ष बाद अशोक की आयु कितनी होगी? 6 वर्ष बाद अशोक की आयु, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूं क्वेश्चन। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु क्या है? ठीक है, प्रदीप की आयु कितनी है? इस समय प्रदीप की आयु बराबर क्वेश्चन मार्क कितनी है, तो कितना हो जाएगा? प्रदीप की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है बात? यहां तक तो कोई तकलीफ है नहीं, कर लेंगे ना? कोई समस्या? देखिए, ए, बी और सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल, बी उस पर 5 महीने 12 बैल और सी उस पर 3 महीने 15 बैल चराता है। अगर चरागाह का किराया 175 रुपए है तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा? सिंपल सवाल, जिसने जितना चराया होगा, यूज किया होगा, उतना देगा। 3 लोग हैं, 3 पार्टनर, ए बी सी। ए बी सी कह रहा है ए ने क्या किया?
उस पर 7 महीना 10 बैल, 7 गुणित 10। बी 5 महीना 12 बैल, 5 गुणित 12। सी 3 महीना 15 बैल, 3 गुणित 15। तो ये हो गया 70, ये 12 पंजे 60 और ये 15 तियां 45। 5 से काट देंगे 14, 12 और 9। तो 14 और 12, 14 2 16 10 26 और 26 9 26 9 35, 35 बराबर 175, यानी 1 बराबर 35 दूनी 70, 35 दूनी 35 तियां 5 पचे 25, 5 बार जाएगा, 5 पचे 25 और हाँ 5 हो गया। तो कह रहे हैं सी 9 बराबर, सी को कितना देगा, सी 9 देगा, 9 पचे 45 रुपए। कितना देगा सी, कितना देगा 45 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जिस अनुपात में जिसने यूज किया है उस अनुपात में लोग पैसा देंगे। तो सी ने 9 भाग यूज किया है, 1 भाग का वैल्यू 45 है, तो 5 रुपए है, तो 9 भाग का वैल्यू 45 रुपए है। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सवाल है कि एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर हैं और 40 मीटर हैं और इसके विकर्ण की लंबाई 80 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ध्यान दीजिएगा जरा सा। एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ठीक है, ये विकर्ण है। अब आप देखो, कह रहे हैं कि भुजाएं क्या हैं, 60 हैं, 40 हैं और विकर्ण 80। तो एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ऊपर बना। इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दूसरे का डबल, उसका डबल कर दीजिए, पूरे इसका पूरा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा समानांतर चतुर्भुज का। कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? भुजाएं असमान हैं तो क्या कर लेंगे, उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है यस माइनस ए, एस माइनस बी, यस माइनस सी। ये है फार्मूला ना? तो फिर से बता दे, थोड़ा सा पेन का इशू है। ठीक है, यस माइनस ए एक भुजा है, बी दूसरी भुजा है, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ये ए है, ये बी है और ये 80 सी। यस क्या होता है? यस ए बी सी होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये आ जाएगा आपको 90। अब कुछ नहीं करना दोस्त, देखो रख लेना है इसमें 90 माइनस ए 60 निकालोगे तो 30 बचेगा, 90 माइनस बी 40 निकालोगे तो 50 बचेगा और 90 माइनस सी का मतलब हो गया 10 और ये 5 है। ठीक है, अब सिंपल हो गया सवाल आपके लिए। अब सॉल्व कर लेंगे। आप कैसे, देख लो। 90 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणित 30। 50 को लिख 30 और गुणित 30। 50 को क्या लिख सकते हो? 10 गुणित 5 और गुणित 10। क्या क्या बाहर आएगा? ये 30 बाहर आएगा और ये 10 बाहर आएगा और अंदर 15 बचेगा। 30 और 10 300, करनी में 15 और पूरा क्षेत्रफल चाहिए तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 600 गुणित करनी में 15। ठीक है, 600 गुणित करनी में 15, ये आपका
बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप भी 6 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एक एक घंटा छोड़कर खोला जाए, यानी अल्टरनेट खोला जाए, और पाइप ए को पहले खोला जाए, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिए। ए किसी न टंकी को 4 घंटे में भर देता है, बी उसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। तो देखो 6 घंटे में भरता है, एलसीएम हो गया आपका 12, एलसीएम हो गया आपका 12, 4 3 12 और 6 2 12। ठीक है, अब देखो पहले ए खुलेगा पहला घंटा और दूसरे घंटे में बी खुलेगा, यानी 2 घंटे में 5 काम होगा, यही ना? यानी 2 घंटे में कितना काम होगा? 2 घंटे में कितना काम होगा? 5 भरेगा। तो 2 डबल करो, 4 घंटे में कितना भर लोगे दोस्त? 10 भर लोगे। और बचा कितना है अपने पास? 2 भरना है। और घंटा कौन सा है? 5वां। पांचवा घंटा है। 5वें घंटे में कौन आएगा? ए आएगा और 3 भर सकता है। तो 2 भरने में उसे कितना समय लगेगा? 2/3 लगेगा। यानी पूरा समय 4 सही 2/3 घंटा लगेगा। 4 घंटे में तो 10 भरेगा, 5वें घंटे में 2 ही भरना है। पूरी धारिता तो 12 ही है ना, पूरा काम 12 है। 2 घंटे में 10 हुआ, 4 घंटे में 10, 2 घंटे में 5 हुआ, 4 घंटे में 10। 5वें घंटे में 2 काम करना है और 3 काम 1 घंटे में कर देता है ए, यानी 2/3 ही घंटे में 2 काम कर देगा। यानी पूरा 4 घंटा तो पूरा और 5वें घंटे का 2/3 भाग, यानी कुल 4 सही 2/3 घंटे में टंकी भर जाएगी। अगला सवाल ध्यान देना, सिंपल सवाल है कि एक बस में प्रत्येक यात्री उतना ही चंदा दिया जाता है। थोड़ा क्वेश्चन इनलार्ज कर दूं आपके लिए। एक बस में प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा दिया जितना बस में यात्रियों की संख्या थी। बस में चालक ने 39 रुपए दिए, जिससे कुल मिलाकर चंदा 1000 हो गया। तो बस में यात्रियों की संख्या कितनी थी? चलो ठीक है, बस में यात्री यक्स, चंदा दिया सबने यक्स। ड्राइवर ने मान लो कुछ नहीं दिया, ड्राइवर को निकाल दो। 1000 में से 39 निकाल दोगे तो 961, यानी x स्क्वायर बराबर 961, तो x बराबर 31। ये कितना है? ये 31 है। यही 31 यात्री उसमें सवार थे। सिंपल सवाल, ड्राइवर का कंट्रीब्यूशन हटा दो, जितने यात्री उतना पैसा, सबने उतना पैसा दिया जितनी की संख्या थी। और 39 रुपए ड्राइवर ने दिया तो 1000 हो गया, यानी कि ड्राइवर ने 39 अगर हटा दें तो 961 रुपए जो बचे हैं, वो 961 रुपए वो पैसे हैं जो बस में जितने यात्री थे और उतने ही पैसे दिए, यानी x यात्रियों ने x रुपए दिए। तो x स्क्वायर बराबर 961, यानी x बराबर 31। यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं ना? कर लोगे, सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 28 और 42 के लसौ और मौसौ में क्या अनुपात है? ध्यान दीजिएगा, सिंपल सवाल है। 28 और 42 के लसौ और मौसौ में क्या अनुपात है? चलिए देख लेते हैं। 28 है गुरु और 42 है। एलसीएम देखो क्या होगा, इधर कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 84 हो जाएगा। 42 गुना 84, 28 3 84। और एचसीएफ कितना होगा? 14 14 14 दूनी 28, 14 3 42। अब एचसीएफ है ये। अनुपात क्या हो गया? 84 और 14, 14 1 का 14, 14 6 84। 6 संबंधे 1। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत है? कर लोगे ना भाई यहां तक? ठीक है। यूपीपी के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में सिलेक्शन गुरुजी पर आज इतना ही। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपकी तैयारी को और आपकी प्रैक्टिस को और मजबूत आधार देने के लिए कल हम कुछ और बेहतरीन सवाल लेकर आपके लिए आएंगे। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।